लखनऊ में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर, एलडीए ने पत्नी कुसुम विलास यादव को संयुक्त रूप से नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में कहा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स को खुद 30 दिनों में गिरा लें, नहीं तो एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और उसका खर्च राजस्व के रूप में वसूलेगा। फैजुल्लागंज में गौरभीट चौराहे के पास मौर्य मार्केट में 300 वर्ग मीटर के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल बनवाया गया है। नक्शा बिना पास कराए ही यह अवैध निर्माण करा दिया गया। बड़ी खबर, इसीलिए एलडीए ने नोटिस भेजा है रामविलास यादव को और संयुक्त रूप से उनकी पत्नी को भी, और कहा गया है कि 30 दिनों में खुद गिरा लें यह अवैध निर्माण, नहीं तो फिर एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और इसका राजस्व भी वसूलेगा। यानी कि जो खर्च आएगा इसके ध्वस्तीकरण में उसकी वसूली भी करेगा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण। ये नोटिस भेज दिया गया है। आरोप यह है कि बिना नक्शा पास कराए ही अवैध निर्माण कराया गया है। फैजुल्लागंज लखनऊ में है ये कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल यानी कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है। 300 वर्ग मीटर में बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भेज दिए गए हैं रामविलास यादव। आईएएस अधिकारी हैं। उत्तराखंड में विजिलेंस की टीम ने पिछले दिनों उनसे लंबी पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार करके वो जेल भेज दिए गए और अब उनके और उनकी पत्नी के नाम एक संयुक्त नोटिस भेजा गया है और उसमें कहा गया है कि फैजुल्लागंज में जो कॉम्प्लेक्स आपका है उसे खुद गिरा लें, उसे खुद ही ध्वस्त कर लें 30 दिनों के भीतर, नहीं तो उसके बाद उसे ध्वस्त किया जाएगा और उसका राजस्व भी वसूला जाएगा। 300 वर्ग मीटर में यह कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से। और अब बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। वहीं चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। 2016 में जो बड़ी बगावत हुई उसका मुद्दा एक बार फिर कांग्रेस के भीतर उठा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने 2016 की घटना को कांग्रेस की कमजोरी की वजह बताया। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस 2016 की बगावत का दंश झेल रही है। हरीश रावत को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और वहीं कांग्रेस में मची अंदरूनी जंग का एक बार फिर उन्होंने सबके सामने खुलासा कर दिया है। इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरी वजह से जो है हार जीत हो रही है, और अगर ऐसा होता तो हम 2002 में जो है पहली सरकार बनी, कभी हम बाहर नहीं होते, सरकारी में रहते। हाँ, ये ज़रूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी वजह से कमजोर हुई है। प्रीतम सिंह, इस समय हरीश रावत जी के पास तो इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जब हरीश रावत जी कहते थे, जब इतने वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, तो जब इस तरह की सत्ता की लालसा, महत्वाकांक्षा अत्यधिक होगी, जिसे पावर लस्ट कहते हैं, तो यही हाल होना था। अभी तो और बुरा हाल होगा। इधर अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने भी माना है कि कांग्रेस में संगठन का अभाव है। उन्होंने कहा है कि संगठन पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और कांग्रेस में प्रत्याशी खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ता है और इसीलिए कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के हर समय प्रयास कर रही है। हमारे कार्यकर्ता है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर उनको भी मजबूत करना है और उसके साथ साथ संगठन में कई कमियां भी है। मैं तो हाईकमान को कहता हूँ इस तरीके के मजबूत करें। जब तक संगठन हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी नीचे गिरती है। कांग्रेस के दो नेताओं की बात आपने सुनी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेता की बात आपने सुनी। रवि केंतुरा इस वक्त हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हार के बाद राजनीतिक दलों में ऐसी बातें देखने में आती हैं कि हार का ठीकरा जो है वो एक दूसरे पर फोड़ा जाता है
और ये बताने की कोशिश की जाती है कि इस हार के लिए ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार नेता कौन है। इस प्रकार का इतिहास भारत में रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ये कुछ ज़्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान आया है, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि 2016 की घटना ने उत्तराखंड में कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया है और जो आज स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की है उसमें सबसे बड़ी भूमिका 2016 की है। और ये सभी जानते हैं कि 2016 में हरीश रावत से नाराज़ होकर कांग्रेस के 9 बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे और एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें हरीश रावत की ही नाराज़गी की वजह से ये पूरी घटना जो है सामने आई थी। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रीतम सिंह ने ये बयान दिया है तो साफ तौर पर वो एक अप्रत्यक्ष तौर पर हरीश रावत को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो वो ये लिखते हुए नजर आते हैं कि जो हार हुई है उसका ठीकरा पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही नहीं आना चाहिए, इसमें तमाम लोग जिम्मेदार रहे। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया में ये भी लिखा कि कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो खुद तो जीत गए लेकिन अपने गृह क्षेत्र में कितने विधायकों को जिता पाए हैं ये बताएं। तो ये हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट की जो अक्सर बातें सामने आती रहती हैं उन पर इस वजह से मोहर लग जाती है जब दोनों की बयानबाजी सामने आती है। ऐसे में 2016 की घटना को अगर जिम्मेदार बताया जाए कांग्रेस की जो कमजोरी आज चल रही है तो उसके सीधे तौर पर हरीश रावत को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रीतम सिंह जिम्मेदार बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट की बात करें वो कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है और अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस और नीचे चली जाएगी। यानी कि अभी भी जो कांग्रेस के भीतर आरोप लग रहे हैं, जो संगठन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो वो उन लोगों से भी कांग्रेस के तमाम विधायक जो है संतुष्ट नहीं है, चाहे महज कांग्रेस 19 सीटों पर ही सिमट गई हो। यही एक बड़ी वजह रही है कि कांग्रेस लगातार जो जिस तरीके से अब उन्हें आगे आना था, 2017 में करारी हार हुई लेकिन इस बार भी सिर्फ 19 सीटें ही कांग्रेस बचा पाई। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है लेकिन उससे पहले जो भीतरी अंतर्कलह सामने निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि और यही पहले भी था रवि, अगर हमने देखा हो तो हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर ये अंतर्कलह तब भी था जब कांग्रेस 2017 तक सत्ता में थी। उस वक्त भी इस प्रकार के बयान सतह पे आ जाते थे और जब विपक्ष में गई तो ये बातें और बढ़ गईं। 2022 के विधानसभा चुनाव की हार ने मुझे लगता है कि इस दरार को और चौड़ा ही किया है, कहीं से कम नहीं दिखाई दे रही है। इससे पार पाना पड़ेगा पार्टी को और पार्टी हाईकमान को भी इस बारे में सोचना होगा अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां उन्हें गंभीरता से करनी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि कैंथुरा इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के घपले में फंसे हैं हरक सिंह रावत और हरक सिंह की करीबी दमयंती रावत पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। हरक सिंह रावत से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर, हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संनिर्माण कर्मकार बोर्ड के घपले में दो आरोपी हैं, उनकी करीबी दमयंती से भी पूछताछ हो सकती है, उनसे भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है उनकी करीबी दमयंती को और कहा जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मुश्किल में फंस सकते हैं हरक सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री धामी के हैदराबाद दौरे की। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैदराबाद की कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य समिति में मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, 2024 को लेकर रणनीति बनेगी। हैदराबाद में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें शामिल होंगे। आज भी मौजूद है वहां पर, आज आखिरी दिन है और रणनीति बनाई जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की। 5 सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की, कैसे जो शानदार रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 लोकसभा चुनाव का, उसे बरकरार रखा जाए और पार्टी का जनाधार इंटैक्ट रखा जाए, इसके लिए मंथन होगा। ये देखिए आप, तीनों ये चेहरे जिसमें से एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक तो सांसद भी हैं तीरथ सिंह रावत, और ये देखिए आप मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद हैं। ये सभी हैदराबाद में मौजूद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और सभी की भूमिका होगी उस रणनीति को बनाने में 2024 के लिए जो कारगर साबित हो पार्टी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक बार फिर पूरे देश में बैन लगा दिया गया है और 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लग चुका है और ऐसे में अब नगर निगम चालान की कार्रवाई भी कर रहा है।
पहले ही दिन अगर बात करें तो नगर निगम ने देहरादून में 150 किलो प्लास्टिक जब्त किया है और वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर 40,000 से ज्यादा के चालान भी नगर निगम ने काट दिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन है और इसमें कई सारी वस्तुओं पे नए सिरे से बैन लगा है, जैसे कि प्लास्टिक के स्ट्रॉस हो गए और जो पैकेजिंग मटेरियल्स सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाला कई सारे उत्पादों पे उसको भी बैन किया गया है। इस क्रम में कल से कार्रवाई गतिमान है और कल पहला दिन था कार्रवाई का, जिसमें लगभग 9 टीमें जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उनके अंतर्गत और इन टीमों में सुपरवाइजर्स के द्वारा भी कार्य किया गया है। करीब 150 किलो से अधिक प्लास्टिक को इसमें जब्त किया गया है। और डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डीएम ने गैंगरेप से पीड़ित मासूम बच्ची और मां का हालचाल जाना। इस दौरान डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने कहा कि जिले में बड़ी दुखद अमानवीय घटना हुई। फिलहाल अभी मासूम बच्ची और मां दोनों स्वस्थ हैं। बच्ची दोनों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और जो दुखद घटना हुई थी ये वास्तव में बड़ी ही अमानवीय थी और इसमें मैं पुलिस के अपने साथियों का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको पूरा वर्कआउट किया और सभी अभियुक्तों को अरेस्ट करने के बाद उनको जेल भी भेज दिया गया है। इधर अल्मोड़ा नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन की कार्रवाई सख्त हो गई है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों से हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन सख्त है। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि शहर में वर्तमान में अस्थायी अतिक्रमण को 90% हटा दिया गया है और स्थायी अतिक्रमण को नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए, अतिक्रमणों को लेके हमारी 13-14 दिन ड्राइव चली है और जो कच्चा अतिक्रमण था या नालियों पे जिसने अतिक्रमण कर रखा था तो उसको तो हम फिलहाल अभी भी हट ही रहा है, वो काम हमारा चल रहा है और मोस्टली हमने 90% हट गया है। वो कुछ जगह है जो पक्की जगह जो चिन्हित कर रखी है तो उसमें जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से हमको लेटर आएगा, मेरी उनसे वार्ता हुई थी, लेटर आएगा तो हम एक दिन ड्राइव करके अगर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है फोर्स, मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है तो मजिस्ट्रेट। इधर उधम सिंह नगर के युवा अपनी 4 एकड़ जमीन पर अब महिला समूहों को देगा और महिलाएं इस जमीन पर सब्जियां उगाकर उनको बाजार में बेचकर मुनाफा कमाएंगी। अभी तक 4 एकड़ जमीन को ठेके पर दिया जाता रहा है, लेकिन अब UIRD के द्वारा इस जमीन को महिला समूह को दिया जाएगा और इस जमीन पर उगने वाली सब्जियों को बाजार के साथ ही सरकारी संस्थान में भी सप्लाई किया जाएगा। अभी खाली जमीन है, इसको हम SHGs को दे करके वेजिटेशन की ओर बढ़े। फल सब्जी यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी, सब्जियाँ उगा करके उसको स्वयं सहायता समूह स्वयं उगाएंगे और उगा करके उसकी मार्केटिंग भी करेंगे ताकि वो उनके एक रोजगार का अच्छा साधन बन सके। अच्छी पहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए 1 हफ्ते का विशेष चेकिंग अभियान चलाया और आए दिन हो रहे वाहन हादसों को रोकने, नाबालिगों के ओवर स्पीड में वाहन चलाने, स्टंट करने पर रोक लगाने के मकसद से यह अभियान चलाया गया। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें जो भी नाबालिग राइडर्स हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के MP एक्ट की धारा 199A में कार्रवाई की गई थी, जिसमें कुल 1 सप्ताह में 15 चालान हम लोगों ने किए हैं, जिसमें अभिभावकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ 25,000 का उसमें चालान किया गया है। पौड़ी शहर की मलिन बस्तियों में किसी अज्ञात बीमारी की चपेट में आने के कारण यहां पशुपालकों के पालतू सुअर रोजाना दम तोड़ रहे हैं और अब तक 35 से ज्यादा सुअर यहां पर दम तोड़ चुके हैं। इससे क्षेत्र के पास रह रहे लोगों को भी अब बीमारी का डर सता रहा है। आने वाले जितने भी लोग हैं वो इस समस्या से परेशान है और हमारे यहाँ पे पानी का स्रोत भी है और जो सारे इस मोहल्ले के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। इसलिए पिछले 2 सालों से मैं कई बार नगर पालिका जा चुका हूँ कूड़े की समस्या को लेके। ये जो बस्ती है ये अपने जो इनके नाले हैं, सीवर के ओपन टॉयलेट हैं और ये सारा सीवर का पानी हमारे खेतों की ओर छोड़ देता है, जिससे कि इस पूरे इलाके में बहुत ही बुरी स्थिति है।
वेटनरी डॉक्टर से भी हमने सलाह मशवरा लिया है कि उनकी जांच करके क्या बीमारी है। और मुझे वाल्मीकि बस्ती के जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उन्होंने बताया कि सुअर जो है अचानक खाना छोड़ रहे हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जा रही है। लगभग 10-11 सुअर जो है उनके मृत्यु हुई है। उन्होंने उन्हें उचित स्थान पर दफनाया और वहाँ जो है नगर पालिका के द्वारा ब्लीचिंग वगैरह जो उसकी सुरक्षा के प्रावधान है वो किए गए हैं। नगर पालिका पौड़ी को पूर्व में भी इस घटना के बारे में जानकारी दिया गया था। उन्होंने मौके पर जाकर जितने भी सुअरों का मृत्यु हुआ था उनका सही ढंग से उसका निस्तारण कार्रवाई पूर्ण किया था। उसके पश्चात भी और भी सुअर वहाँ पर उनका मृत्यु हुआ है। इसके बारे में पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी वहाँ पे मौके पे जाके सुअरों के जो स्वामी होते हैं उनसे बात किया है, उनको दवाई भी उपलब्ध कराई है और जो भी जांच करने के लिए सैंपल लिए जाने थे वो भी उन्होंने ले लिया है। अभी उसका निष्कर्ष तो प्राप्त नहीं हुआ है बट एहतियातन दवाई को प्रारंभ करवा दिया है। और कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों का जायजा भी ले रहा है। शनिवार को जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। कांवड़ यात्रा के लिए पीने का पानी, पोल लाइट्स और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आएंगे और इसको लेकर प्रशासन अभी से तैयारियों में लग गया है। कांवड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सभी विभागों को बुला करके, जिसमें नगर निगम है, HRDA है, विद्युत विभाग है, सिंचाई विभाग है, PWD है और अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है जिनका कांवड़ यात्रा से सीधा संबंध होता है, उन विभागों के साथ हम विजिट कर रहे हैं। ये पूरा जो कांवड़ पटरी है जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा चलते हैं वहाँ को ये हम रोड देख रहे हैं कि रोड में कहीं गड्ढे ना हो, कहीं जो है रोड की कोई रेलिंग, कोई दीवार वगैरह टूटी ना हो और जहाँ जहाँ झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों का भी निरीक्षण करवाया जा रहा है। उन झाड़ियों को कटवाया जाएगा, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाएगा और यदि कहीं पे कोई रेलिंग या दीवार कोई टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर सिख यात्री और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दरअसल देर रात श्रीनगर गढ़वाल में हेमकुंड साहिब की यात्रा से आ रहे सिख यात्री हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे। इस दौरान स्थानीय व्यक्ति द्वारा विरोध करने के बाद सिख यात्री और स्थानीयों के बीच कहासुनी हुई। कुछ ही देर में आपसी बहस लात घूंसे में तब्दील हो गई। ये जो मोटरसाइकिल बाइकों में आ रहे हैं, इन पे एक तो अंकुश से लगाया जाए कि ये शालीनता से आपने आए। सभी नहीं होता, ये हम ये नहीं करें, हर यात्रा ऐसे होता है। लेकिन कुछ लोग ये मोटरसाइकिलों में जाते हैं, ये यात्रा करने नहीं आते हैं। इनका अपनी मौज मस्ती करना होता है। अगर थोड़ा सा ऊपर से मारपीट उतार हो जाते हैं जो कि निंदनीय है। अगर ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापार सभा इसका पुरजोर विरोध करेगी और आए दिन अगर ऐसे घटनाएं अगर दोबारा होगी तो हम व्यापार सभा को बंद भी करवाएंगे और इसमें हम वृहद आंदोलन भी करेंगे। ये हमने हो सकता है ऐसे कह दिया। सिख लोग जो आते हैं तो यहाँ पर लोगों से कुछ आपस में उनकी बोलचाल हुई तो हल्की फुल्की मारपीट जो भी हुई है तो उसमें कार्रवाई आगे जो है 151 में उनको चालान कर दिया गया है। कल पूरे पेश कर दिया जाएगा। बाकी अभी स्थिति सही बनी है। और थल मुनस्यारी सड़क पर गिरगांव के पास स्थित 248 मीटर की लंबाई के बिर्थी फॉल का नजारा अब पर्यटक ग्लास ब्रिज से देख सकेंगे। मुनस्यारी क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए बिर्थी फॉल आकर्षण का केंद्र होता है। पानी के तेज वेग के कारण इसके करीब जाना मुश्किल होता है। बिर्थी फॉल के नजारे को करीब से पर्यटकों को दिखाने के साथ साथ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 30 फुट से ज्यादा लंबे ब्रिज का निर्माण 1 करोड़ 25 लाख की लागत से किया जाएगा। ब्रिज अष्टभुजाकार बनेगा। इसके अंदर जीने बनेंगे। 30 फुट ऊपर जाकर एक त्रिभुजाकार ग्लास ब्रिज जो कि व्यू पॉइंट होगा उसे बनाया जाएगा। इसके निर्माण के पूरा होने के बाद एकदम सामने से बिर्थी फॉल के नजारे को लोग देख सकेंगे। करोड़ 25 लाख की लागत से हम लोगों ने जो बिर्थी फॉल पे एक ग्लास ब्रिज बनाने की कोशिश की है वो उससे टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसी तरीके का एक मेडिटेशन सेंटर और मुनस्यारी में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने टेकअप किए हैं और इन सारे प्रोजेक्ट्स में हमें फंड्स मिल चुके हैं और टेंडर भी उसमें इनिशिएट हो चुके हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट से मुनस्यारी में जो टूरिस्ट हैं उन्हें नए अट्रैक्शंस भी मिलेंगे और एक टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ेगा। पिथौरागढ़ के खड़कोट मोहल्ले में एक ग्वार यानी कि बड़ी छिपकली घर में मिलने से हड़कंप मच गया। ग्वार को देखकर घर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद ग्वार को पकड़ा और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।
ये ग्वार इतना खतरनाक होता है कि इसके काटने के साथ ही इंसान की मौत तक हो जाती है और इसीलिए इसे विषैले जंतुओं की श्रेणी में रखा गया। इधर उत्तराखंड के नैनीताल जू में वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत हो गई और इसमें विधायक सरिता आर्या और डीएफओ ने गुलबहार और अजेलिया के पौधे लगाए। विधायक सरिता आर्या ने पहुंचकर सुंदर फूल वाले पेड़ लगाए और इन फूलदार पेड़ों के लगने से चिड़ियाघर की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान विधायक सरिता आर्या ने कहा कि बाज और मवेशियों के अनुसार पेड़ लगाएं। स्टार्ट हो गया है, हरेला पर्व भी हमारा आने वाला है। हम सभी लोगों को ये है कि वन सुरक्षित रहने चाहिए, पेड़ों को कम काटना चाहिए। आज यहाँ पे चिड़ियाघर पे हम लोगों ने जो पेड़ लगाए हैं, तो इसके लिए मैं डीएफओ साहब को बहुत बहुत बधाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ और सभी क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बाँझ के पेड़ लगाएं और गांव वाले अपने जो गाय भैंस पालते हैं उनके अनुसार भी पेड़ लगाने चाहिए। महोत्सव का शुभारंभ कर रहा हूँ और हमारे इस साल का लक्ष्य है 150 हेक्टेयर का ऑफिशियल प्लांटेशन है। उसमें कम से कम 2 लाख के आसपास पौधा आरोपण है। तो लास्ट ईयर हमने पीपल को प्रमोट किया, इस साल 29 को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि जल शक्ति अभियान के तहत 29 एक वाटर रिस्टोरिंग कैपेसिटी वाला प्रजाति है, तो इसलिए 29 देवदार और बांझ इसको इस साल अधिक प्रमोट। और नई टिहरी शहर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने और गढ़वाली संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अब नगर पालिका द्वारा प्रशासन के साथ सर्वे भी किया जा रहा है और इसके चलते नई टिहरी शहर के पार्कों को डेवलप करने की योजना है। नगर पालिका और प्रशासन की टीम द्वारा नई टिहरी, बौराड़ी और मोलदार क्षेत्रों में सर्वे किया जा रहा है, जिससे टिहरी झील में डूब चुके पुरानी टिहरी शहर की ऐतिहासिक संस्कृति को नई टिहरी में दिखाया जा सके और टिहरी झील के साथ साथ नई टिहरी शहर को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा सके। आपने देखा होगा, मुझे लग रहा है पूरा मैदान पहाड़ों में आ चुका है और इतनी भीड़ बाजारों में है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पार्क है जिनका डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हुआ है या इन पे कुछ जरूरत है काम करने की, तो उनके आजकल हम मुआवना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है। और माननीय जो हमारे डीएम महोदय वो भी चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छे पार्क बने या डेवलप करें या ऑडिटोरियम बने, इस तरह से हम कुछ करें और ताकि सब लोग जो आ रहे हैं आज इन चीज़ों को भी देखें, हमारे लोग भी खुश हो, टिहरी के लोग, और अच्छे से डेवलप हो उसका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।